नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण आईएएस में। तो आज के इस हम एपिसोड में इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, जो कि इसका क्लास तीसरा है। 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं पिछली अध्यायों में, तो कृपया करके इसको देखने से पहले आप क्लास 1 और क्लास 2 देखकर आएँ, फिर इसको देखें। और एक बात, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और दोस्तों के पास शेयर भी करें ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी करें, और जो भी सुझाव हो ऑडियो, वीडियो, विजुअल या फिर कंटेंट से संबंधित, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में मुद्रा तक, ठीक है? मुद्रा का परिभाषा पढ़ चुके हैं, तो आज हम मुद्रा के कार्य के बारे में जानेंगे कि क्या है मुद्रा के कार्य, क्यों ज़रूरत पड़ी मुद्रा की। तो इसका एक प्राथमिक कार्य है और एक द्वितीयक कार्य। प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत देखा जाए तो विनिमय का यह साधन माध्यम है, यानी एक्सचेंज किया जाता है एक जगह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों के बीच। तो ये विनिमय का कार्य करता है, एक्सचेंज का माध्यम है, ठीक है? और मूल्य का मापन करता है, किसी भी वस्तु का एक्यूरेट वैल्यू पता करता है। एक्यूरेट वैल्यू पता करता है कौन? मुद्रा। तो दो काम इसका प्राथमिक है, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। ये एग्जामों में पूछे जाते हैं कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, ठीक है? द्वितीय कार्य के बारे में बात करें तो ये द्वितीय कार्य में मूल्य का संचय होता है। इसके बाद मूल्य हस्तांतरण या फिर स्थानांतरण करता है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में। जैसे इसके बाद, जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक यहाँ इतना एक एक बैग पैडी है, धान है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत कठिन कार्य है, और इसको हम मुद्रा का वैल्यू लगा लें, यानी मुद्रा से इसे एक्सचेंज कर लें और फिर यहाँ जाकर फिर मुद्रा से एक्सचेंज करके एक बैग ले लेते हैं, तो इससे आसानी हो जाती है, ठीक है? इसी प्रकार मूल्य हस्तांतरण होता है। विनिमय का माध्यम है कि यहाँ एक्सचेंज हो जा रहे हैं, ये विनिमय का माध्यम है कि बैग से आप मुद्रा ले सकते हैं। मूल्य का मापन यानी एक बैग पैडी का जो मूल्य है, वो मुद्रा हमें बता देता है कि इतना एक बैग पैडी का मूल्य है, ठीक है? मूल्य स्थानांतरण तो बता ही दिए, मूल्य का संचय भी किया जा सकता है। जैसे एक बैग पैडी है, धान है, तो ये हम स्टोर करके कितने दिनों तक रख सकते हैं? ये चूँकि कच्चा मटेरियल है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता है, और जो मुद्रा है, इसके बदले हम मुद्रा को रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिन तक रखा जा सकता है। तो ये मूल्य का संचय भी हो जाता है। इसके बाद आस्थगित भुगतान का मानक भी है, डिफर्ड पेमेंट का मानक है। इसके बाद मुद्रा से भविष्य के भुगतान संभव है, अर्थात ऋण लेन-देन भी संभव है। यही जो है भविष्य के लिए भी है। एक टर्म आता है वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे बार्टर सिस्टम भी है या फिर एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं। यानी वस्तु का वस्तु से आदान-प्रदान कहा जाता है इसको। जैसे हमें हमारे पास पैडी है और किसी के पास गेहूँ है, व्हीट है। तो अगर हमें व्हीट की ज़रूरत है और उनको पैडी की ज़रूरत है, तो हम आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है? तो यही बार्टर सिस्टम होता था, जो कि एंशिएंट टाइम में, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय एंशिएंट टाइम में यही सभी व्यवस्था कार्यरत थी। इसकी समस्या है, क्या समस्या है कि इच्छाओं या ज़रूरत का दोहरा संयोग। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर जिसके पास पैडी है, सबसे पहली बात कि उसको तो अगर लेना है व्हीट लेना है, तो अगर इसके पास व्हीट है, तो इसको भी धान लेना यानी पैडी लेना इसको ज़रूरत होना चाहिए, तभी तो ये देगा। तो यानी इसको जो ज़रूरत है, इसको ज़रूरत होना चाहिए, इसको जो ज़रूरत है, इसके पास होना चाहिए, और इसको जो ज़रूरत है, इसके पास होना चाहिए। तो दोहरा संयोग है कि नहीं? तो ये होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसको धान की ज़रूरत नहीं है और इसको मटर की ज़रूरत है, तो ये फिर कहाँ से लाएगा मटर? तो ये नहीं ना दे पाएगा, तो एक्सचेंज में समस्या होती थी, ठीक है? इसके बाद धन को आगे ले जाना कठिन भी है, जो कि आप हम आपको बता ही दिए हैं यहाँ पर कि एक बैग ले जाने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि खाते की मानक इकाई का भाव। एक मानक इकाई भी है कि जैसे मान लीजिए कि जो धान है, ये मान लीजिए ₹20 का है और इनका व्हीट जो है ₹30 का है। तो फिर एक्सचेंज करके दोनों का वैल्यू आपस में बराबर कैसे लगाया जा सकता है? तो मानक अभाव की एक कमी पाई जाती है। ठीक है? शायद आप समझ गए होंगे कि बार्टर सिस्टम यानी एक्सचेंज व्यवस्था में क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं। इसके बाद मुद्रा आई।
तो फिर मुद्रा की विशेषता और आपूर्ति क्या है? तो मुद्रा की विशेषता है कि ये स्वीकार्यता इसकी बहुत ज़्यादा है, हर जगह स्वीकार्य है, सर्व स्वीकार्य है। मतलब कोई भी स्वीकार कर सकता है, करता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए गाइडलाइन दिया जाता है आरबीआई के द्वारा एंड सरकार के द्वारा। तो सभी के लिए ये स्वीकार्य हो जाता है। इसके बाद इसका स्थायित्व है कि यानी दीर्घकालीन तक आप इसे रख सकते हैं। कच्चा पदार्थ तो है नहीं, तो इसे आप दीर्घकालीन तक रख सकते हैं। इसके बाद विभाजन इसको किया जा सकता है, जैसे 100 का है, अगर किसी को आपके पास ₹100 हैं, तो ₹100 में अगर किसी को ₹10 देने हैं, तो फिर वो ₹10 लेकर और ₹90 लौटा देता है, चाहे वो ₹50 की एक, ₹20 के 2 और ये 90 हो गए, या फिर 50 के और 10 के फिर 4 या फिर 10 के 9। इस प्रकार की ये विभाज्यता है इनके पास, किसके पास? मुद्रा के पास, ठीक है? इसके बाद स्थानांतरण आसान है इसका, जैसे आज के समय में तो और आसान हो गया है कि जो इंटरनेट डिजिटल बैंक हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया है। डिजिटल पेमेंट में यहाँ से आप पे करिए, वहाँ पे पे हो जाता है। तो ये भी स्थानांतरण भी आसान हो गया है। इसके बाद सीमित आपूर्ति जो है, लिमिट सप्लाई नहीं तो मुद्रास्फीति हो जाता है। यानी अगर आप लिमिट सप्लाई अगर नहीं करिएगा, तो अगर ज़्यादा पैसा दे दीजिएगा तो मुद्रास्फीति भी हो जाती है। मुद्रास्फीति कौन-सी कंडीशन है? यानी मुद्रा की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाना, तो यही हो जाता है अगर लिमिट सप्लाई नहीं करिएगा। तो वैकल्पिकता है कि अगर आप ₹10 ₹100 लेना चाहते हैं, आपको 100 का एक नोट नहीं चाहिए तो 10 के 10 नोट ले सकते हैं। तो इसमें वैकल्पिकता भी है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई एक समय में मनी सप्लाई किसे कहा जाता है? एक परिभाषा है कि एक समय में एक देश में कुल मुद्रा की संख्या या मूल्य मनी सप्लाई कहलाता है। यानी एक टाइम में और एक देश में, मतलब किसी देश में एक समय में कितना मूल्य है या फिर मुद्रा कितना है, तो उसको मनी सप्लाई कहते हैं। यह स्टॉक का विषय है, कितना आपके पास जमा है, ठीक है? तो ये मनी सप्लाई कहलाता है। एक मुद्रा आपूर्ति मापन की विधियां हैं, एक ओल्ड मेथड है, जैसे 1977 से 1998 तक जो चला है, ये ओल्ड मेथड के तहत आती हैं। और एक है न्यू मेथड, जो कि 1998 से है। डॉक्टर वाई वी रेड्डी के द्वारा सुझाव पर इन्होंने सुझाव दिया कि अब नया मेथड लाना चाहिए मुद्रा आपूर्ति का। तो ये 1998 से चलता आ रहा है। डॉक्टर वाई वी रेड्डी के द्वारा सुझाव दिया गया, ठीक है? इसके बाद मुद्रा आपूर्ति की मापता कौन है? तो आरबीआई। किसके थ्रू? मौद्रिक समुच्चय के थ्रू, ठीक है? एक तरीका है जो कि मौद्रिक समुच्चय कहलाता है, उसके थ्रू मुद्रा आपूर्ति की मापन की जाती है, ठीक है? एक टर्म आया है स्टॉक और एक टर्म है फ्लो। स्टॉक किसे कहते हैं? तो जो निश्चित समय पर मापन अगर किया जाए, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर किया जाता है, तो उसे स्टॉक कहते हैं। इस समय हमारे देश में कुल कितनी मुद्रा है, इसकी मापन स्टॉक का विषय है। लेकिन फ्लो की बात करें कि एक समयावधि माने एक तारीख से लेके 2 तारीख तक, और यहाँ पर 1 घंटे इत्यादि निश्चित समय में कि या फिर 1 तारीख को कितनी थी, और यहाँ टाइम पीरियड में होता है कि 1 से 2 के बीच में कितनी थी, ठीक है? यहाँ पे एक्यूरेट टाइम में होता है। और 1 वर्ष में कुल आय कितनी है, ये फ्लो का विषय है। शायद आप समझ गए होंगे स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस। बैंक में जमा प्रकार के बारे में बात करें तो बैंक में जमा प्रकार होते हैं, जैसे 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं, सॉरी 2 प्रकार के जमा प्रकार होते हैं। एक डिमांड डिपॉज़िट जिसे हम अब डीडी कहेंगे, और एक टाइम डिपॉज़िट जिसे हम टीडी कहेंगे। टाइम डिपॉज़िट यानी सावधि जमाएँ और डिमांड डिपॉज़िट यानी माँग जमाएँ। माँग जमाएँ के अंतर्गत यानी जब भी माँगा जाए और जब भी जमा किया जाए, तब आसानी से मिला जा सकता है। जैसे माँग हम कर रहे हैं, जैसे कोई यहाँ बैंक हो गया, बैंक यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, और यहाँ पे कस्टमर है। तो ये क्या किए कि यहाँ पे पैसा जमा किए ₹10, आज जमा किए और कल इनको चाहिए ₹8। तो ये जब भी जाएँ तब ये निकाल सकते हैं। तो ये माँग है, यानी ये माँग रहे हैं, जब भी माँगेंगे तब भी इनको पैसा मिल सकता है। तो इसके अंतर्गत 2 अकाउंट खुलाया जा सकता है, सेविंग अकाउंट और फिर करेंट अकाउंट। और एक ये बैंक है, और इसमें क्या हुआ कि ये कस्टमर हैं, ये जमा किए यहाँ पर, तो एक टाइम का बाउंडेशन होता है कि इससे पहले आप जमा तो कर दिए ₹10, लेकिन इस टाइम के अधीन मिनिमम 7 दिन, 7 डेज़,
आप 7 डेज़ से पहले आप निकाल नहीं सकते हैं अपने ₹10 या फिर ₹1 भी इसमें नहीं निकाल सकते हैं। जितना जमा किए वो मिनिमम 7 दिन तक तो आपके अकाउंट में रहेगा ही रहेगा। तो ये टाइम डिपॉज़िट होता है। तो टाइम डिपॉज़िट के अंतर्गत होता है फ़िक्स्ड डिपॉज़िट और एक रिकरिंग डिपॉज़िट होता है। आइए दोनों में अंतर समझते हैं। डिमांड डिपॉज़िट जो है, इसमें इसके अंतर्गत जो सेविंग अकाउंट है, ये आम तौर पर आम जन या फिर व्यक्ति और व्यक्ति विशेष का खाता होता है इसमें। सभी आम लोगों का और व्यक्तियों का खाता इसी में होता है, सेविंग डिपॉज़िट में, सेविंग अकाउंट में। इसका उद्देश्य होता है कि कुछ समय के लिए बचत होता है। जैसे आप कुछ भी पैसा अपने पास घर पे ना रख के और अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो वो बचत होता है। इस पर कुछ ब्याज भी मिलता है। जो बैंक होती हैं, वो आपको कुछ ब्याज भी देती हैं, ठीक है? और सेविंग अकाउंट में आपको पासबुक मिलता है। ये पहचान है कि सेविंग अकाउंट आप खुलवाए हैं, तो आपको पासबुक मिलेगा। ओवरड्राफ्ट सुविधा नहीं होती है। ओवरड्राफ्ट का परिभाषा क्या है कि कुछ समय के लिए जमा राशि से अतिरिक्त जो रुपया है, अतिरिक्त रुपया वो निकालना। जैसे आपने ₹500 जमा किया है आपके अकाउंट में, तो आप कल को जाके 600 उससे नहीं निकाल सकते हैं। ये सुविधा नहीं होता है सेविंग अकाउंट में। लेकिन जो करेंट अकाउंट होता है, उसमें ओवरड्राफ्ट की उसमें जैसे सेविंग अकाउंट में ये सुविधा होता है कि ये आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्रेडिट कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड। आगे प बताएँगे कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है। तो ये सुविधा मिलती है सेविंग अकाउंट में, लेकिन करंट अकाउंट में ये नहीं मिलता है, क्रेडिट कार्ड वाली सुविधा नहीं मिलती है। जो करंट अकाउंट है, इसमें कंपनी या फिर फर्म का पैसा होता है, जैसे कंपनी आप चला रहे हैं, तो ये आप करंट अकाउंट खुलवाएँगे, क्योंकि आपको डेली पैसा डालना है और डेली निकालना है। जैसे आप डेली आप अगर दुकान पे रख रहे हैं या फिर कोई बिज़नेस में डेली पैसा आ रहा है, तो आपको प्रत्येक दिन आपको उसको निकालना भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि करंट अकाउंट खुलवाना होता है, कि व्यापार को सुचारू रूप से चलाना होता है, इसका उद्देश्य। इसमें ब्याज नहीं मिलता है और पासबुक भी नहीं मिलता है। इसमें ओवरड्राफ्ट ये वाली सुविधाएँ नहीं मिलती हैं, करंट अकाउंट में, ठीक है? अब आइए बात करते हैं हम टाइम डिपॉज़िट की। तो टाइम डिपॉज़िट के अंतर्गत हम 2 डिपॉज़िट के बारे में पढ़ेंगे, फिक्स्ड डिपॉज़िट और एक रिकरिंग डिपॉज़िट। फिक्स्ड डिपॉज़िट क्या है कि निश्चित मुद्रा को निश्चित समय के लिए जमा। एक निश्चित मुद्रा आप लिए, जैसे ₹100, तो ₹100 के लिए हम 1 साल के लिए जमा कर दिए। देखिए, तो आप मिनिमम कितने दिन से, अगर मिनिमम सा जिस दिन से जमा किए, उसके मिनिमम 7 दिन तक आपको वो ₹100 निकलेगा ही नहीं, उसमें से 1 पैसा भी नहीं निकलेगा। और इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड 10 साल होता है, यानी 10 साल तक आपको इसमें रखा जा सकता है, उसके ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है, ठीक है? इसमें फिक्स्ड डिपॉज़िट में। वही बात रिकरिंग डिपॉज़िट की करें, तो ये भी टाइम डिपॉज़िट के अंतर्गत ही आता है। ये निश्चित मुद्रा को, जैसे इसमें क्या होता है कि ₹100 आप शुरू में जमा किए और फिर आपको प्रत्येक माह आपने वैसा स्कीम लेकर रखा है कि आपको प्रत्येक माह ₹50 जमा करना है। तो ₹100 एक बार जमा किए और ₹50 प्रत्येक माह जमा कर रहे हैं, ठीक है? या फिर ₹100 ही प्रत्येक माह जमा कर रहे हैं। तो ये आपको मिनिमम 6 महीने से पहले आपको नहीं निकलेगा, जिस दिन आप जमा किए हैं। 6 मंथ आपका मिनिमम टाइम पीरियड है ये, और इसका मैक्सिमम पीरियड भी 10 वर्ष है। इस बार आप समझ गए होंगे कि रिकरिंग डिपॉज़िट और फिक्स्ड डिपॉज़िट में क्या अंतर है। कि रिकरिंग डिपॉज़िट जो है बार-बार रिकरिंग होता है, यानी ₹100 आप जमा किए हैं, तो फिर कुछ दिनों तक ₹100 जमा करना ही है, जितना दिन का आप स्कीम ले रखे हैं। लेकिन फिक्स्ड डिपॉज़िट है कि एक बार आप जब जमा कर दिए, तो फिर ये बहुत दिनों तक, मतलब 7 दिन से मिनिमम 7 दिन के पहले नहीं निकलेगा और आपको इसमें बार-बार जमा नहीं करना है। ठीक है? शायद समझ गए हों। इसके बाद मौद्रिक समुच्चय हैं, जो कि पुरानी विधियाँ हैं। पुरानी विधियाँ नहीं, दोनों विधियाँ हम पढ़ेंगे यहाँ पर तो। जैसे देखिए, ओल्ड मेथड में 2 प्रकार के मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं। एक है मापन की M1 विधि, M2, M3 और M4, ये ओल्ड मेथड्स हैं। इसके बाद फिर अब न्यू मेथड आया है, M0, NM1, NM2, NM3, ये 4 हैं। ओल्ड मेथड में क्या है, M1 के बारे में देखा जाए, ज़्यादातर ओल्ड मेथड ही पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो ओल्ड मेथड में क्या है, C प्लस DD प्लस OD। DD मतलब बैंक में मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में कौन, करेंट भी हो, करेंट या फिर सेविंग हो, ये है।
इसके बाद सी से क्या होता है कि लोगों के पास कितनी करेंसी है। जैसे मापन किया जाता है कि एम विधि से क्या मापन किया जाता है कि जैसे लोगों के पास कुल कितनी करेंसी है वो, और बैंक में कितनी आपने जमा करके रखा है। किसके अधीन? करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट सभी पैसा जोड़ा जाता है। और अदर डिपॉजिट जो है, आरबीआई के पास अन्य जमा कितनी है, आरबीआई के पास कितनी जमा है, इसको मापा जाता है। तो एम के अंतर्गत कौन कौन? सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। सी मतलब लोगों के पास करेंसी, डीडी का मतलब बैंक में मांग जमा, और ओडी का मतलब आरबीआई के पास अन्य जमा, अदर डिपॉजिट। ठीक है। एम टू देखें, ओल्ड ही मेथड का एम टू है। एम टू है कि एमओ वन यानी सी प्लस डी डी प्लस ओ डी प्लस पोस्ट ऑफिस में जितने सेविंग अकाउंट के में बैलेंस है वो तीनों को ऐड करके कर दिया जाता है एम टू में। एम वन के सभी रूप में सभी इसमें जितने भी जमा होती हैं वो, और फिर पोस्ट ऑफिस में सेविंग जमा सभी को जोड़ दिया जाता है तो एम टू आता है। ठीक है। और एम थ्री की बात करें तो एम वन और बैंक में जो टर्म सावधि जमा जैसे एफ डी और आर डी यानी टाइम डिपॉजिट यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, टाइम डिपॉजिट। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक मिनट हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो एम वन एम टू एम थ्री हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद एम फोर है कि एम थ्री, जो ये एम थ्री है, एम वन प्लस में बैंक में टर्म डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट है वो, और प्लस में पोस्ट ऑफिस में सभी जमा जो एनएससी हैं उनको छोड़कर, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर एम थ्री प्लस पोस्ट ऑफिस में सभी जमा, तो इसे एम फोर कहा जाता है। ये एक मनी को मापने की, मनी एग्रीगेट को मापने की एक तरीका है, एक विधि है कि हमारे भारत में कितना पैसा है वर्तमान में। ये सभी मापने की विधियां हैं और कुछ नहीं। ठीक है। अब नई जो मनी एग्रीगेट्स हैं, या जो 1998 से डॉक्टर वाई वी रेड्डी के सुझाव पे चलता आ रहा है, तो उसके अंतर्गत एम जीरो एक टर्म लाया गया है, जिसमें सी प्लस बैंकों की आरबीआई के पास जमा ये होता है, और ओडी यानी अदर डिपॉजिट होता है। ठीक है। विथ आरबीआई, आरबीआई के पास जो है अदर डिपॉजिट है वो सी एम वन है, एम जीरो है। ठीक है। आरबीआई की मुद्रा इसे कहते हैं, यानी इससे आरबीआई की मुद्रा की जांच होती है, या फिर सरकार की मुद्रा की जांच होती है, या फिर आरक्षित मुद्रा की जांच होती है, या फिर हाई पावर्ड मनी यानी हाई जांच होती है। सी से यहाँ भी करेंसी है, लोगों के पास करेंसी, कि लोगों के पास कितनी करेंसी है, और बैंकों की जो रुपए हैं जो आरबीआई के पास जमा है वो कितने हैं, और फिर अदर डिपॉजिट आरबीआई के पास है वो सभी। तो यानी कुल मिला के आरबीआई के पास का जो पैसा है वो यहाँ पे काउंट हो रहा है एम जीरो से। ध्यान रखिएगा, इन एम वन से सी प्लस डी डी प्लस ओ डी जो सेम एम वन, जो कि पुरानी मेथड का एम वन है, उससे यहाँ पे मैच करता है कि सी से करेंसी, और डी डी से जो बैंकों में डिमांड डिपॉजिट है, सेविंग और करेंट अकाउंट की, और अदर डिपॉजिट में बात करें तो आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट जमा है उससे एन एम वन, यानी पुरानी जो एम वन है वो नई एम वन के एन एम वन के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया है, बस केवल नाम बदला गया है। एन एम टू देखा जाए तो एन एम वन प्लस निकासी की अल्पकालिक या फिर टर्म सावधि टाइम डिपॉजिट। ठीक है। 1 वर्ष तक के, और बैंकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, एनएससी जो कहते हैं, नहीं प्रमाण पत्र। ठीक है। ये कहा गया है एनएम टू के अधीन। एनएम थ्री की बात करें तो एनएम टू, ये एनएम टू और बैंकों में 1 वर्ष से अधिक की सावधि जमा, जो 1 वर्ष से अधिक की सावधि जमा है बैंकों में टर्म डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट के अंतर्गत, वो, और वित्तीय संस्थानों से कॉल या टर्म फंडिंग जो है, हमने पढ़ चुका है कि टाइम कॉल और नोटिस और टर्म ये सभी फंडिंग क्या होते हैं। इसको आपको जानना है तो सबसे पहले सेकंड वीडियो को विस्तार से देखें। ठीक है। अब देखिए, ये सभी हम पुरानी जो नई मुद्रा के मापन के लिए विधियां हैं, इसके अंतर्गत मुद्रा को मापते हैं। ठीक है। इसके बाद देखें तो एम वन और एम थ्री को बैंकों की मुद्रा कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि बैंकों की मुद्रा कौन है, तो एम वन है और एम थ्री, ये सभी बैंकों की मुद्रा के अंतर्गत शामिल होते हैं। एम वन और एम थ्री यानी बैंक की मुद्रा की गणना की जाती है एम वन और एम थ्री के अंतर्गत। तरलता की बात करें तो सबसे ज़्यादा तरल एम जीरो है। कैसे? जैसे कि लोगों के पास करेंसी है और बैंकों की आरबीआई के पास जमा है। ये जब जब आरबीआई चाहे तब मार्केट में दे सकता है,
और अदर डिपॉजिट आरबीआई के पास है, यानी ये लोगों के पास है और ये आरबीआई के पास है। तो तरलता सबसे ज़्यादा M0 के पास है, सर्वाधिक तरल है। M1 है कम तरल, फिर उससे कम तरल M2 है, उससे कम तरल M4 है, M3 है और उससे कम तरल M4 है। सबसे कम तरल कौन है? M4। सबसे प्रचलित मापन का प्रणाली कौन है? M3। M3 से पूरे देश की मुद्रा का मूल्यांकन हो पाता है, तो ये सबसे प्रचलित मापन है M3। इसके बाद नैरो मनी है, संकीर्ण मुद्रा जिसे कहते हैं, M1 को कहते हैं नैरो मनी, M1 को। क्यों? क्योंकि यह मुद्रा आपूर्ति के मापन को संकीर्ण स्तर पर मापता है, बहुत कम स्तर पर मापता है। ब्रॉड मनी की बात करें तो ब्रॉड मनी जो है M3 है, क्योंकि यह सबसे प्रचलित मापन की विधि है। कौन? ब्रॉड मनी। नेक्स्ट देखिए मुद्रा के प्रकार, नीति और मूल्य के आधार पर पॉलिसी बेस्ड टाइप कौन कौन से हैं? एक डियर या फिर टाइट मनी। डियर यानी महंगी मुद्रा किसे कहते हैं? जब आरबीआई अपनी नीति दर और सीआरआर में वृद्धि, सीआरआर भी पढ़ा चुके हैं और नीति दर भी पढ़ा चुके हैं। इसको आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले सेकेंड वीडियो एंड फर्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा। इन दोनों वीडियो को देख कर आइए, तब आपको नीति दर और फिर सीआरआर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब आरबीआई अपनी नीति दर और सीआरआर में वृद्धि करता है तब उसे डियर मनी या फिर टाइट मनी कहते हैं। चीप मनी की बात करें कि नीति दर कम करे और सीआरआर भी कम करे, तब उसे नीति दर कहते हैं। वैल्यू बेस्ड कंसेप्ट डायग्राम की बात करें कि मूल्य आधार आंतरिक मूल्य होता है, अर्थात जिस वस्तु से मुद्रा बनी है उस वस्तु का मूल्य। बाहरी मूल्य किसे कहते हैं? एक्सट्रिंसिक वैल्यू, फेस वैल्यू। जैसे देखिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं तो ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, लोड नहीं लेना है। यहाँ पे हम एक लेते हैं मेटल का, मेटल यानी जैसे कि कॉइन बनाते हैं, तो कॉइन बनाते हैं मान लीजिए हम तांबा से, मान लीजिए हम तांबा से बना रहे हैं, और यहाँ पर एक नोट बना रहे हैं कागज से, कागज से, तो ये नोट बना रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे हम ये मेटल को तो हम खरीदते हैं या फिर मेटल का जो कॉस्ट आता होगा, तो मेटल का मान लीजिए कि कॉस्ट है 1 रुपये, मेटल का कॉस्ट है 1 रुपये, ठीक है, और इस नोट का भी, नोट का कॉस्ट है 50 पैसे, इतना हुआ। तो ये जो है इसका वास्तविक वैल्यू, वास्तविक रुपए लागत, तो ये इसका आंतरिक वैल्यू कहलाता है, आंतरिक मूल्य। इन दोनों का आंतरिक मूल्य है, आंतरिक मूल्य। जैसे इस पर हम छपाई सहित लेकर इसका आंतरिक मूल्य निकाले 1 रुपया, और इसका छपाई सहित इसका आंतरिक मूल्य निकाले 50 पैसे। लेकिन हम क्या किए कि इसको इस पर लिख दिए कितना? 50 पैसा। तो अब बताइए कि इसका फेस वैल्यू कितना है? जैसे ये कहीं पे मुद्रा जाएगा तो इसका वैल्यू कितना रहेगा? 50 पैसा। भले ही इसका वास्तविक रेट जो है, जैसे कि इसका वास्तविक मूल्य है, आंतरिक मूल्य 1 रुपया है, लेकिन जब ये मार्केट में कहीं जाएगा तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो 50 पैसे की न होगी। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम निकाले इसका नोट, नोट का पूरी छपाई का कॉस्ट कितना है और नोट का सहित का कॉस्ट कितना है? 50 पैसे। लेकिन इस पर हम नोट इसका अंकित कर दिए 10 रुपये। तो जब भी ये जाएगा मार्केट में तो ये कितने रुपए मतलब कितने रुपए इसकी वैल्यू रहेगी? 10 रुपये। तो भले ही ये 0.5 पैसे की है, यानी 50 पैसे की है, लेकिन इसकी आंतरिक वैल्यू भले 50 पैसे की है, लेकिन इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। लेकिन इसका 1 रुपया आंतरिक वैल्यू है, लेकिन इसकी फेस वैल्यू 50 पैसे है। तो शायद आप समझ गए होंगे। देखिए, आंतरिक वैल्यू जिस वस्तु से मुद्रा बनी है, यानी इस कागज से बनी है तो कागज का मूल्य आंतरिक वैल्यू कहलाएगा। ये तांबा से बना है तो तांबा का मूल्य इसका आंतरिक वैल्यू कहलाएगा। बाहरी मूल्य जो है फेस वैल्यू होता है। जैसे इस पर कितना नोट किया गया है, तो 10 रुपये नोट किया गया है, यहाँ पे 50 पैसे नोट किया गया है, तो ये इसका फेस वैल्यू है, यानी इसकी चेहरा दिखाकर हम इसका वैल्यू कितना लगा पाते हैं, तो वो उसका फेस वैल्यू होता है। अब आइए देखते हैं कि फुल बॉडीड जो मनी होता है, पूर्ण मूल्य किसे कहते हैं? तो पूर्ण मूल्य तब कहलाता है जब ये 1 रुपये इसकी लागत है, लागत 1 रुपये, ठीक है, और इस पर अंकित भी किया गया 1 रुपया, तो ये फुल बॉडीड मनी है।
यानी जितना इसका अंकित वैल्यू है उतना उसका फेस वैल्यू है, यानी इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर एक्सट्रिंसिक वैल्यू। जैसे गोल्ड कॉइन होता है तो वो सभी पूर्ण मनी पूर्ण मूल्य होता है। कमोडिटी मनी जो है यह यदि कोई वस्तु मुद्रा के मूल्य मात्र की पूरा करता है उसे वस्तु मुद्रा कहते हैं, जैसे समुद्री सीप, कौड़ी, सिल्वर इत्यादि। ठीक है। टोकन मनी किसे कहते हैं, जैसे आंतरिक वैल्यू कम हो और बाहरी वैल्यू ज़्यादा है, जैसे ये टोकन मनी हो गया। जैसे आप कभी दुकान पे किसी पे गए हैं तो सबसे पहले बोला जाता है कि आप वहाँ से पैसा कटाकर और टोकन लेकर आइए, और उस पे लिखा होता है कि आपने 20 रुपया दिया है। तो 20 रुपए इस टोकन का वैल्यू होता है, लेकिन इस टोकन का कुल आंतरिक वैल्यू कितना होता है? 10 पैसा भी नहीं होता है। प्लास्टिक का टोकन रहता है, आपने 20 रुपए दिए होते हैं, तो ये इसका आंतरिक वैल्यू क्या है? 10 पैसा का। आंतरिक वैल्यू बहुत कम है, तो आंतरिक वैल्यू बहुत कम है और बाहरी मूल्य जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये सभी टोकन मुद्रा कहलाता है। जैसे सभी करेंसी भी टोकन मुद्रा ही कहलाती है। जैसे आप 10 रुपए का एक नोट लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो उसकी आंतरिक वैल्यू 10 रुपए के बराबर नहीं होती है, लेकिन बाहरी वैल्यू जो है 10 रुपए होती है। तो ये टोकन मनी कहलाता है। इसके बाद गुड मनी जो है अच्छी मुद्रा किसे कहते हैं? जिसकी आंतरिक वैल्यू ज़्यादा हो। जैसे 1 रुपए का सिक्का है, ये गुड मनी है। 2 रुपए का सिक्का है, वो गुड मनी है क्योंकि इसकी आंतरिक वैल्यू ज़्यादा है। अगर ज़्यादा हो तो 1 रुपए ये गुड मनी होता है। अगर बैड मनी किसे कहते हैं? कि जिसका आंतरिक वैल्यू कम हो या फिर और बाहरी मूल्य कम हो, ज़्यादा हो, उसे बैड मनी कहते हैं। ठीक है। मुद्रा के अन्य प्रकार और गुणक की बात करें तो सीनियोरेज जो है वो मुद्रा बनाने की लागत, मुद्रा बनाने की अंकित मूल्य और मुद्रा बनाने की लागत को अगर हटा दिया जाए तो जो मुद्रा की जो वैल्यू आता है, जैसे मुद्रा बनाने का अंकित मूल्य कितना है? 10 रुपया। मान लीजिए कि 10 रुपये का एक नोट सिक्का है और उसका लागत लगा है 1 रुपया, तो इसकी डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 9 रुपया। तो 9 रुपया सीनियोरेज कहलाता है। शायद आप समझ गए होंगे। एक नियर मनी होता है, जब नकद में परिवर्तन होने में कुछ समय लगे, ऐसी मुद्रा जो है नकद मुद्रा कहलाती है। जैसे एफडी और आरडी टाइम डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट यानी इसमें टाइम लगेगा नकद में परिवर्तित होने में। आप जमा किए हैं, आप ही का पैसा है, लेकिन आपको एक टाइम बाउंडेशन है, तो ये आपको नियर मनी कहलाता है। हॉट मनी कौन कहलाता है? कि जब चलायमान मुद्रा आसानी से एक दूसरे से दूसरे देश में स्थानांतरित हो जाए तो वो हॉट मनी कहलाता है। जैसे यूएसए का डॉलर पूरे विश्व में कहीं चल सकता है, तो ये हॉट मनी है। जैसे यूरो है, पाउंड है, येन है, युआन है, ये सभी हॉट मनी के अंतर्गत आते हैं। हार्ड मनी जिसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, कि जब मूल्य जो है अधिक परिवर्तनीय न हो, ठीक है? यानी इसकी वैल्यू जो है रोज ऊपर नीचे ना करता हो, यानी घटता बढ़ता ना हो, तो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। जैसे चाहे या फिर जैसे यूएस डॉलर है, वो उसकी मुद्रा स्टेबल रहती है, और जैसे भी अन्य भी विकसित देश हैं उनकी भी मुद्रा स्टेबल रहती है, तो ये सभी हॉट मनी के अंतर्गत आते हैं। एक होता है सॉफ्ट मनी, सुलभ मुद्रा, जैसे कि मूल्य उसका अधिक परिवर्तनशील हो। जैसे मान लीजिए रुपया ही है, तो रुपया की मुद्रा मूल्य जो है अभी अधिक परिवर्तनशील है, या फिर जितनी भी अल्प विकसित या फिर विकासशील देश हैं या फिर अविकसित हैं, उनकी सभी मुद्राएं जो है सॉफ्ट मुद्रा के अंतर्गत आती हैं। एक प्लास्टिक मनी होता है, जैसे डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आता है। किस प्रकार? जैसे डेबिट कार्ड पे तो लिखा, आप डेबिट कार्ड लेकर कहीं भी जाइएगा तो उससे पैसा निकाल पाते हैं, तो ये प्लास्टिक मनी हो जाता है कि आप अपने पास प्लास्टिक मनी रखे हैं, जब चाहेंगे तब पैसा निकाल सकते हैं। एक वर्चुअल मनी होता है, जैसे बिटकॉइन अभी आ रहा है नया में। इसको बिटकॉइन को जारी करने वाले जो जापान के एक हैं, हाशिमोटो, ठीक है? जापान के हाशिमोटो हैं, उन्होंने ही शुरू किया है, इसकी शुरुआत की है। ठीक है। एक इस पर जो ग्रीसर का एक नियम आता है, तो आपको ग्रीसर का जब भी नियम पूछेगा तो कहेगा कि खराब मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यही इम्पोर्टेंट है कि खराब मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अब खराब मुद्रा क्या है और अच्छी मुद्रा किसे कहते हैं? ठीक है। तो जैसे 10 रुपए का है और एक 500 का है, तो किस 500 का जिसकी वैल्यू कम है, तो ये 500 वाली है, 500 वाली है, ये आसानी से अपने छोटे टुकड़ों में ब्रेक नहीं हो पाती हैं, और ज़रूरत की चीज़ें या फिर जितनी भी मार्केटिंग करने में 500 रुपए हार्ड पड़ती हैं, और 10 रुपए जो हैं ये आसानी से चल पाती हैं। यानी 10 रुपए छोटा अमाउंट है, तो इसलिए ये 10 रुपए ही मार्केट में अधिक छाया रहता है, जो कि 500 की अपेक्षा करते, तो ये अच्छी मुद्रा जो है ये हो जाती है, ये 500 वाली। ठीक है।
एक फिएट मनी होता है कि वह मुद्रा जो सरकार जारी करे तथा प्रत्येक व्यक्ति कानूनी तौर पर इस मुद्रा को विनिमय माध्यम हेतु स्वीकार करे या फिर बाध्य हो, या इसे फिएट मनी कहते हैं, जिसे अभी वर्तमान की मुद्राएं, ठीक है। फिड्यूसरी जो मनी है वो विश्वास के आधार पर प्रयोग किया जाता है। बिटकॉइन जो है, आपको बताया कि संतोषी नाकामोटो जो है 2008 में शुरुआत किए हैं, इसका कोई इंटरनेशनल रेगुलेटरी है ही नहीं। और भारत ने में आरबीआई ने 2018 में इसके क्रय विक्रय पर रोक लगा दिया है। कौन? आरबीआई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में प्रतिबंध हटाया है। अल सल्वाडोर जो है प्रथम देश है जिसने लीगल किया है, और बाकी बहुत सारे देश ने इसे लीगल वैधता प्रदान कर दी है। मनी मल्टीप्लायर होता है कि 1/, आरक्षित अनुपात होता है, ठीक है। 1/, आरक्षित अनुपात। अब आरक्षित अनुपात क्या है? सीआरआर और एसएलआर। इन टर्मों को समझने के लिए आपको सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। देश में लोगों की बैंकिंग आदतों से यह प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि भारत में मौद्रिक प्रणाली क्या है। मौद्रिक प्रणाली एक दो प्रकार की यहाँ पे मौद्रिक व्यवस्थाएं जारी की जाती हैं, एक नोट के रूप में और एक सिक्का के रूप में। तो नोट जो है भारत में वो 2 रुपए और उससे ऊपर के नोट आरबीआई द्वारा छापे जाते हैं, यानी 2 रुपए हो या फिर उससे ऊपर के नोट हैं वो सभी आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। सबसे बड़ा नोट अभी तक का 10,000 रुपए का हो सकता है भारत में। 1 रुपया से ऊपर के जो नोट हैं वो सब भारत सरकार छापती है। 1 रुपए के ऊपर का नोट जो है भारत सरकार छापती है, करेंसी एक्ट 1999 के तहत। और 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? वित्त सचिव का। सिक्के की बात करें तो सिक्का ढलाई जो होता है इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत होता है। भारत में 4 टकसाल हैं जहाँ पे सिक्का ढलाई होता है। पहला है मुंबई में, फिर हैदराबाद में, फिर कलकत्ता में और नोएडा में। ये चारों जगह भारत में सिक्के ढलाई किए जाते हैं। सभी सिक्के और 1 रुपए का नोट जो है भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। अभी तक सबसे लार्जेस्ट आप सिक्का बना सकते हैं कि कितने रुपए का? 1,000 रुपए का। करेंसी की बात करें तो करेंसी नोट प्रेस एक होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। ये नासिक में है, महाराष्ट्र में 1928 में प्रथम प्रेस यहीं से शुरुआत किया गया था। इसके बाद एक बैंक नोट प्रेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, देवास एमपी में। यहाँ पे स्याही और पेपर बनता है। नोट का जो स्याही होता है और पेपर, ये सभी देवास में मध्य प्रदेश में बनते हैं, बैंक नोट प्रेस से संबंधित। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, आरबीआई द्वारा किया जाता है। मैसूर, साल्बोनी इत्यादि जगहों पर ये इसकी शाखाएं हैं, ठीक है। आरबीआई की यह सहायक कंपनी है। अच्छा, आरबीआई जो है वो नोट कैसे छापती है, इसका क्या बेस है और कब कब विमुद्रीकरण हुआ, ये सभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आरबीआई नोट छापने का आधार जो है 1956 से पहले था कि अनुपातिक आरक्षित प्रणाली था, जिसके आधार पर नोट छापती थी। 40% जो है स्वर्ण आरक्षित रखना होता था अपने पास, इसके बाद नोट छापा जाता था। लेकिन 1956 से आरबीआई जो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर नोट छापती है। इसके अंतर्गत कम से कम 200 करोड़ मूल्य का वैल्यू आपके पास रहना चाहिए, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड रखना है और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा रखना है रिजर्व के रूप में। रिजर्व कैश रेशियो जो है इसके तहत पहले छापा जाता था, लेकिन अभी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत छापा जाता है। सरकार के बॉन्ड पोस्ट ऑफिस के राजस्व निम्न 2 स्थानों पर बनते हैं। कहाँ-कहाँ पर? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो नासिक में है और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में। शायद आप समझ गए होंगे कि नोट कैसे छापा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण कब-कब हुआ है। तो एक बार 1934 में पहली बार विमुद्रीकरण हुआ है, जिसमें 500 और 1000 के नोट छापे गए हैं, पहली बार। ये विमुद्रीकरण नहीं हुआ है, ये पहली बार 500 और 1000 का नोट इसी समय शुरुआत हुआ था 1934 में। 1938 में 10,000 का नोट छापा गया, 1938 में। 1946 में प्रथम बार विमुद्रीकरण किया गया, डिमोनेटाइजेशन। इसमें क्या हुआ कि 1000 और 10,000 के नोट को बंद कर दिया गया और 500 को चलते रहने दिया गया। यह 10,000 वाला जो शुरू किया गया था, और यहाँ पर 34 और 38 के जो मुद्रा शुरुआत किए गए थे उनको बंद कर दिया गया। 1946 में ये पहली बार डिमोनेटाइजेशन किया गया। 1978 में द्वितीय बार 1978 में द्वितीय बार
1000 और 5000 और 10,000 के नोट को बंद कर दिया गया। फिर बीच में शुरू किया गया था 1000, 5000 और 10,000 के। तो द्वितीय बार बंद किया गया 1978 में। 2016 में तीसरी बार 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। फिर कभी चालू किया गया तो 2016 में, आपने जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरी बार नोटबंदी किया गया, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। कारण क्या होता है डिमोनेटाइजेशन का? सबसे मुख्य कारण होता है कि काला धन को बाहर लाना, भ्रष्टाचार को कम करना और नकली नोट का चलन जो है समाप्त करना। आतंकवादी फंडिंग को रोकना होता है और अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण करना होता है, ताकि जो एक पैरेलल इकोनॉमी चलने लगती है काले धंधे से, उसको समाप्त करना होता है। ठीक है। बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर होता है? ठीक है। बैंक जो वित्तीय संस्थान होते हैं, जो जमा भी स्वीकार करते हैं और लोगों की बचत बढ़ाते हैं और ऋण प्रदान करते हैं। बैंकों के 3 मुख्य कार्य होते हैं: जमा को स्वीकार करना, लोगों की बचत को बढ़ाना, जिसे जमा स्वीकार करेंगे तो लोगों की बचत बढ़ाएंगे, और फिर उनको ऋण भी प्रदान करेंगे जब उनको जरूरत हो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन एनबीएफसी जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ये जमा स्वीकार नहीं करती है, केवल ऋण प्रदान करती है। यानी ये केवल ऋण प्रदान करती हैं और उनसे ब्याज लेती हैं, लेकिन जमा स्वीकार नहीं करती हैं। ये एनबीएफसी का कार्य है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, यानी गैर बैंकिंग, बैंकिंग का कार्य न करती हैं। तो बैंकिंग का मुख्य कार्य होता है जमा स्वीकार करना। एनबीएफसी में कृषि और औद्योगिक और स्टॉक से संबंधित ऋण नहीं देती हैं। जो एनबीएफसी होते हैं वो कृषि, खेती, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल और स्टॉक से संबंधित ऋण नहीं देती है। सॉरी, बैंक जो है, और इसमें एनबीएफसी में और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं अंतर के बारे में। तो जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना ये बैंकों की कार्य है, लेकिन केवल ऋण प्रदान करना एनबीएफसी का कार्य है। बैंक जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा कार्य करती है, लेकिन एनबीएफसी जो है कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा कार्य करती है। बैंक चेक देती है, एनबीएफसी चेक नहीं देती है। बैंक जो है पेमेंट और सेटलमेंट करती है, लेकिन एनबीएफसी पेमेंट सेटलमेंट नहीं करती है। विनियामक जो है इसका आरबीआई होता है। कौन रेगुलेट करता है? रेगुलेटरी कौन है? रेगुलेटरी इसका आरबीआई है, और इसका विनियामक आरबीआई भी है और एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये साख सृजन करती है, यानी क्रेडिट देती है, क्रेडिट, लेकिन ये साख सृजन नहीं करती है। ठीक है। सीआरआर और एसएलआर बैंकों में होता है, और यहाँ पर एनबीएफसी में नहीं होता है सीआरआर और एसएलआर। डीआईसीजीसी जमा को बीमित करती है, विनियमित नहीं, बीमित करती है। आपको बताएंगे कि डीआईसीजीसी के कार्य क्या हैं आगे। ठीक है। यहाँ पर डीआईसीजीसी का कोई रोल नहीं होता है। अब क्या होता है डीआईसीजीसी? यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आप इसके फुल फॉर्म में ही सब कुछ छिपा हुआ है। आप जो जमा करते हैं उसका इंश्योरेंस करती है, ताकि क्रेडिट बचा रहे, क्रेडिट की गारंटी हो सके। और ये एक कॉर्पोरेशन है, तो शायद आप समझ गए होंगे कि आपके जमा को बीमा बनाती है, बीमा करती है, ताकि आपकी साख की गारंटी जो है एक कोई कॉर्पोरेशन दे पाए। ठीक है। इसकी स्थापना की सिफारिश किसने की थी? दामोदरन समिति। एक दामोदरन समिति बनाई गई जिसके सुझाव पे इसकी स्थापना की जाती है। इसका कानूनी ढांचा डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के तहत कार्यरत है। इसका स्वामित्व जो है यह आरबीआई की सहायक संस्था है। आरबीआई की यह सहायक संस्था है। इसका कार्य क्या है कि यह बैंकों में लोगों की जमा राशि जो डिपॉजिट होती है उनका बीमा करती है, ताकि जब कभी भविष्य में बैंक डूबने लगे और किसी व्यक्ति का अगर पैसा डूबने लगता हो तो वो डीआईसीजीसी अपने पास से देती है। ठीक है। बीमा सीमा की बात करें तो इसकी अधिकतम जो है 5 लाख रुपए तक की जमा राशि सुरक्षित होती है, बीमित होती है। दायरा की बात करें तो यह सुविधा सभी बैंकों में लागू होती है। अब क्या कैसे कैसे लागू होता है? तो प्रीमियम की इसकी दर है 12 पैसे प्रति 100 रुपए। अगर आपके बैंक में 100 रुपए जमा है तो ये 12 पैसे आपको बीमा के रूप में काट लेती हैं। ठीक है। तो ये बीमित करती हैं, बीमा करती हैं। ठीक है, बैंकों की पैसे को। एमएफआई क्या होता है? एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, फाइनेंस वित्तीय, और इंस्टीट्यूशन संस्थान। सूक्ष्म वित्तीय संस्थान क्या होते हैं? तो गरीब, बेरोजगार और छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता
प्रदान करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है, जिससे लोगों जैसे गरीब हैं, बेरोज़गार हैं, छोटे उद्यमी हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाए। ये किसकी दिमाग की उपज है? तो 1976 में जो मोहम्मद यूनुस हैं, इन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के तहत सूक्ष्म वित्त सिद्धांत प्रारंभ किया। ये मोहम्मद यूनुस के दिमाग की उपज है और इसको भारत में 2010 में ईंच मालेगाँव समिति के तहत लाया गया है। ठीक है? इसकी एमएफआई की विनियामक कौन है? तो आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है? इसमें क्या रखा गया है, एक शर्त रखा गया है कि अगर परिवार की आय आपकी वार्षिक में, अगर ग्रामीण में आप ग्रामीण परिवेश से हैं और आपके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 1.25 लाख रुपए है, तो आपको 1.25 लाख तक का आप ऋण ले सकते हैं। और अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको वार्षिक परिवार की आय 2 लाख रुपए होनी चाहिए, तब आप 1.25 का ऋण ले सकते हैं। ठीक है? इसके बाद बैंकों के कार्य के बारे में देखते हैं। तो बैंक के कार्य क्या हैं? पहला तो प्राथमिक कार्य है, जो कि हम आपको बता चुके हैं कि जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। द्वितीयक कार्य है, द्वितीयक में 2 कार्य हैं। एक एजेंसी के लिए वर्क है और एक उपयोगिता के लिए। एजेंसी के लिए वर्क क्या है कि ब्याज का भुगतान करना, किस्त भुगतान करना और ब्याज की वसूली करनी। ये सभी एजेंसी कार्य हैं। यानी बैंक जो है वो आपको लोन तो दे देता है, लेकिन उसका ब्याज का जैसे किस्त का भुगतान भी करवाना आपसे है, ब्याज की वसूली भी करनी है और जो जमा स्वीकार किया है उसको ब्याज भी देना है। तो ये सभी सेकंड एजेंसी वर्क के रूप में कार्य करता है। और उपयोगिता वर्क के बारे में बात करें तो ये लॉकर सुविधा आपको देता है और एटीएम सुविधा, ताकि आपको आपकी जो लिक्विडिटी है वो बनी रहे और जब ज़रूरत पड़े आप बैंकों से पैसा निकाल सके और अपना सामान जो है, जैसे इम्पोर्टेंट जो सामान होते हैं, जैसे गोल्ड गोल्ड होता है, ये सभी आप लॉकर में सुरक्षित भी रख पाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में वित्तीय संस्थानों का वर्गीकरण बात करें तो ये एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान होते हैं और एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान होते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान तो आपको बता चुके हैं कि गैर बैंकिंग में जो अपने बैंकिंग के कार्य को छोड़कर बाकी जो लोन ऋण देने का कार्य करते हैं, वो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के अंतर्गत आते हैं और एक प्राथमिक डीलर होते हैं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान में इतने हैं, इसको विस्तार से हम बताएँगे आपको। एक सहकारी बैंक है। सहकारी बैंक जो है एक शहरों में चलाई जाती हैं और एक ग्रामीण में चलाई जाती हैं। तो शहरों में क्या होता है कि एकल राज्य जो है, एक राज्य के अंतर्गत सहकारी बैंक होते हैं और एक होती है बहुराज्यीय सरकारी सहकारी बैंक। ग्रामीण में अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की सहकारी बैंकें होती हैं। ग्रामीण सहकारी बैंकों की संरचना बात करें तो अल्पकालीन में जो होता है एक स्टेट से के स्तर पे होता है, जो कि राज्य सहकारी बैंक होता है। एक जिला के स्तर पे होता है, जो कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होता है और एक पैक्स होता है, पैक्स जो कि ग्रामीण स्तर पे होता है। प्राइमरी एग्रीकल्चर जो है या कॉर्पोरेशन जो यहाँ पे पैक्स होता है, वो ग्रामीण स्तर पे कार्यरत होता है। उससे ऊपर जिले के स्तर पे ये पूछा जाता है कि ये हायरार्की कौन है? ब्लॉक स्तर पे भी ऑप्शन में दे दिया रहता है, लेकिन ब्लॉक स्तर पे नहीं होता है ग्रामीण सहकारी बैंकों में। सीधे ग्रामीण स्तर पे और जिला स्तर पे और फिर राज्य स्तर पे। दीर्घकालीन में बात करें तो एक कृषि और ग्रामीण के विकास के लिए राज्य सहकारी बैंक होते हैं और कृषि और ग्रामीण के लिए प्राथमिक सहकारी बैंक होते हैं। ये सभी दीर्घकालीन की अवधि के लिए कार्य करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है कि सहकारी बैंक के बारे में देखा जाए तो इसका पंजीकरण जो है, संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम, यानी जिस राज्य में सहकारी बैंक है उस राज्य के सहकारी समिति अधिनियम और सहकारी समिति अधिनियम जो है 1912 में आया था, उसके तहत पंजीकरण होता है। और बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002। ठीक है? इन दोनों के तहत ये पंजीकरण इसका होता है। विनियमन बैंकिंग वित्तीय विनियमन 1949 और फिर बैंकिंग कानून, यानी दोनों के तहत कार्य करता है, 1949 और 1965 के तहत। नियंत्रण इसका आरबीआई करता है और फिर नाबार्ड करता है। ठीक है? आरबीआई और नाबार्ड दोनों को करता है। ये भी पूछा जाता है कि जो सहकारी बैंकें होती हैं, उनका नियंत्रण कौन करता है? तो आरबीआई भी करते हैं और नाबार्ड भी। शहरी सहकारी बैंकों हेतु सुधार किया जा रहा है कि 2002 में सभी शहरी सहकारी बैंक जो हैं, उनको आरबीआई के अधीन लाया गया 2002 में। फिर 2021 में आरबीआई द्वारा एनएस विश्वनाथन समिति की गठन की जाती है और इसमें 4 टायर में बाँटा जाता है। पेड अप के रूप में, कैपिटल के रूप में, पूँजी के रूप में। कैसे? टायर 1 में जो वही सहकारी समिति आती हैं जो 100 करोड़ तक की पूँजी वाले हैं। टायर 2 में 100 से 1000 करोड़ तक की जो पूँजी वाली होती हैं वो,
टायर 3 में 1000 से 10,000 करोड़ के और टायर 4 में 10,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति वाले, ठीक है? आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत कार्य करती है और जो बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम है, एक्ट है, उस वो लागू सहकारी समिति 1965 राज्य सहकारी समिति के कानून भी लागू करती है। कौन? आरबीआई। बैंकों के बारे में बात करें तो बैंक जो है, एक होते हैं शेड्यूल्ड बैंक और एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक। इसकी ओवरव्यू जो है हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी विस्तार से आपको बताते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक जो होती हैं, वो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड अनुसूची में शामिल होती हैं। ये एक अनुसूची जो है कानून की किताब है किसकी? आरबीआई की। तो इसी आरबीआई के कानून की किताब में सेकंड अनुसूची में शामिल होता है और उस पे शर्त लिखा गया है कि मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख से प्लस होनी चाहिए। आरबीआई से लोन ले सकती हैं ये कंपनियाँ। अगर आप आरबीआई में शामिल हो चुके हैं तो आप अनुसूचित बैंक हैं तो आप आरबीआई से लोन ले सकते हैं, ये आपकी फैसिलिटी है। और आपको सीआरआर आरबीआई के पास रखनी होती है और एसएलआर की जो अनिवार्यता है अपने पास रखने की, वो भी फॉलो करना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी है और सारी बहुत सारी बैंक हैं, ईटीसी, ठीक है? वही नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो गैर गैर अनुसूचित बैंक जो है, उनमें बात करें तो इसमें सेकंड अनुसूची में शामिल नहीं होती हैं और ये लोन नहीं ले सकती हैं क्योंकि ये शामिल नहीं है, उनके अधीन अपने नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही हैं, तो ये फिर लोन्स कैसे आरबीआई दे सकता है? कुछ राशि अपने पास रखती हैं, जैसे कि लोकल एरिया बैंक। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बात करें तो एक पब्लिक सेक्टर की बैंक होती है, एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक होती है और एक रीजनल जो है रूरल बैंक जिसे आरआरबी कहते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक की देखा जाए तो भारत में प्रथम बैंक है जो है 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। सेकंड बैंक है 1776 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद एसबीआई की इतिहास की यात्रा पर अगर हम ध्यान दें तो भारत में 1806 में प्रथम प्रेसिडेंसी बैंक, जैसे कि भारत में 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। कब-कब? देखिए, एक है मुंबई यहाँ, एक है कोलकाता और एक मद्रास। तो सबसे प्रमुख जो है वो कोलकाता हुआ करता था। तो यहाँ पे सबसे पहली बार 1806 में एक बैंक ऑफ कलकत्ता बनाया गया और इसी का नाम 1809 में बदल के बैंक ऑफ बंगाल किया गया। बंगाल। कब? 1809 में। फिर 1840 जो सेकंड प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे, यहाँ पे 1840 में एक बैंक बना जाती है, बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे। और थर्ड प्रेसिडेंसी में बैंक ऑफ मद्रास बनाया जाता है 1843 में। इस डेट को सभी को याद रखिएगा कि 1806 में तो गठित किया जाता है बैंक ऑफ कलकत्ता, फिर उसका नाम बदल के 1809 में बैंक ऑफ बंगाल किया जाता है। सेकेंड प्रेसिडेंसी में 1890 में बनाया जाता है, 1840 में बनाया जाता है और थर्ड प्रेसिडेंसी में 1843 में। अब 1921 में इन तीनों को मिलाकर, तीनों में को मर्ज किया जाता है और एक नया बैंक बनाया जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी को आगे चल के 1 जुलाई 1955 में इसका नाम बदल के रख दिया जाता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंक है। इसे विश्व की 43वीं सबसे बड़ी बैंक का दर्जा प्राप्त है, यानी विश्व स्तर पे अगर बात करें तो ये 43वें नंबर की बैंक है और वर्तमान भारत में इसकी हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और इसका अध्यक्ष जो है पता कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीयकृत बैंक की बात करें तो प्रथम चरण में 1969 में राष्ट्रीयकृत किया गया, यानी नेशनलाइज किया गया बैंकों को। तो सबसे पहले शर्त रखा गया कि जिस बैंक का पूंजी जो है पेड अप कैपिटल 50 करोड़ हो, उन सभी बैंकों को राष्ट्रीयकृत का दर्जा प्रदान किया जाएगा। उस समय 14 बैंक ऐसे थे जिनको राष्ट्रीयकृत किया गया। कब? 1969 में। द्वितीय चरण 1980 का है, जब पेड अप कैपिटल जो है 200 करोड़ का शर्त रखा जाता है कि आप अगर 200 करोड़ का अगर आपके पास पेड अप कैपिटल है तो आपको नेशनलाइज किया जाएगा। इसमें 6 बैंकों को किया गया, यानी 14 प्लस 6 कितने हुए? 20 बैंक। 20 बैंक भारत में राष्ट्रीयकृत हुए। 2004 में जो है आईडीबीआई को राष्ट्रीयकृत का दर्जा मिला और 19 नवंबर 2013 में भारतीय महिला बैंक की स्थापना की जाती है। ये राष्ट्रीयकृत नहीं है। इसकी पूंजी जो है 1000 करोड़ की होती है। 2017 में इसे एसबीआई में मिला लिया गया, यानी 2013 में जो
भारतीय महिला बैंक की स्थापना की जाती है, उसे 2017 में एसबीआई में मिला दिया जाता है, ठीक है? वर्तमान में अभी कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 11 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और कुल सरकारी बैंक कितने हैं? 11 प्लस 1 जो है एसबीआई। तो आपसे पूछा जाएगा कि कुल राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? तो 11 हैं और सरकारी बैंक कितने हैं? तो 12 हैं। प्राइवेट सेक्टर की बैंक की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक निजी भारतीय बैंक, तो इसमें जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक में 2 प्रकार की होती हैं, एक निजी भारतीय बैंक और एक निजी विदेशी बैंक। क्या होता है आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि एक तो मुख्यालय होता होगा सभी बैंकों का, होता है। तो अगर मुख्यालय और उसकी ब्रांचेज़ यानी शाखा अगर भारत में कार्यरत हैं, तो निजी भारतीय बैंक कहलाएँगी। लेकिन अगर मुख्यालय विदेश में हो और शाखा भारत में हो, तो ये निजी विदेशी बैंक कहलाएँगी। यानी जिसका हेडक्वार्टर विदेश में हो और जिसका शाखा भारत में हो, तो वो निजी विदेशी बैंक के अंतर्गत शामिल होती हैं। निजी भारतीय बैंक के उदाहरण में देखा जाए तो आईसीआईसी है, आईसीआईसीआई जो कि भारत में सबसे बड़ी निजी बैंक है, फिर एचडीएफसी है, एक्सिस है, कोटक महिंद्रा बैंक है, यस बैंक है, जो कि 2003 से 4 के बीच में स्थापित हुई है। बंधन बैंक है, आईडीएफसी बैंक है, जो कि 2018 में स्थापित हुई हैं। निजी विदेशी बैंक जिसका हेडक्वार्टर विदेश में हो और शाखा भारत में कार्यरत है, वो एससीबी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आरबीएस है, सिटी बैंक है। ये सभी की मुख्यालय जो है विदेश में है लेकिन शाखा भारत में है। आरबीआई द्वारा निजी बैंकों को लाइसेंस के लिए शर्त भी है कि आप ये नॉर्म्स फॉलो करेंगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा, ठीक है? कोई भी एनबीएफसी, एमएफआई, एनबीएफसी से आप समझ गए होंगे कि ये बैंकिंग कार्य को छोड़कर बाकी लोन प्रदान करती हैं। एमएफआई है जो कि लोन प्रदान करती हैं छोटे वित्तीय संस्थानों को। तो इन ये या फिर कोई अन्य कंपनी जो बैंकिंग बैंकिंग का कार्य करती हैं या फिर वित्त से संबंधित कार्य करती हैं, ये होना चाहिए। न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उस कंपनी को, उस बैंक को 10 वर्ष का अनुभव मिनिमम होना चाहिए। न्यूनतम पूँजी 500 करोड़ का होना चाहिए। लाइसेंस प्राप्ति के 18 महीनों के अंदर में बैंकिंग कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होना चाहिए और एक बात, कम से कम 25% जो शाखाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में डालना पड़ेगा। इसकी ब्रांचेज जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो शायद आप समझ गए होंगे कि आरबीआई जो है निजी बैंकों को लाइसेंस कौन से शर्त पे प्रदान करती है, ठीक है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज हैं। इन बैंकों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अर्थात कृषि विकास के लिए बनाया गया है। क्षेत्र मतलब ग्रामीण के विकास के लिए और ग्रामीण में खासकर कृषि, इस सभी के विकास के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया है। किसके सुझाव पे? नरसिम्हन समिति जो कि बैंकिंग सुधार के लिए आए थे, इनके ही सिफारिश पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है। भारत की प्रथम जो आरआरबीज हैं वो प्रथमा ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित की गई हैं। सिक्किम और गोवा में कोई आरआरबीज नहीं है। ध्यान रखिएगा कि सिक्किम और गोवा जो है दोनों छोटे राज्य हैं, इनमें कोई आरआरबीज नहीं है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। आरआरबी के गठन की पूंजी जो है इसमें 50% भारत सरकार देती है। इसके बाद जो प्रायोजक बैंक होती हैं वो 35% प्रदान करती हैं। इसके बाद राज्य सरकार 15%। प्रायोजक बैंक से तात्पर्य जैसे पीएनबी, पीएनबी भी आरआरबीज खोली हुई हैं जिसे ग्रामीण बैंक कहते हैं। ग्रामीण बैंक जैसे बिहार में ग्रामीण बैंक खोली हुई है पीएनबी, तो ये प्रायोजक बैंक हो गया, ठीक है? प्रायोजक बैंक। प्रायोजक बैंक से एक और तात्पर्य कि जैसे इसका एटीएम जो है, चाहे इसका सभी सुविधा का उपयोग जो है वो पीएनबी प्रदान करेगा और बिहार ग्रामीण बैंक इसके एटीएम का यूज कर पाएगा। तो ये इससे रिलेटेड है। तो ये प्रायोजक बैंक जो है वो 35% की हिस्सेदारी यानी इसकी संपत्ति का हिस्सा ये लगाती है 35%। भारत सरकार जो है 50% पूंजी देती है और 15% जो है राज्य सरकारें देती हैं, ठीक है? विकास बैंक एक डेवलपमेंट बैंक होता है जो कि हम वहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किए हैं। तो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि विकास बैंक जो है लैंड के विकास के लिए, लैंड डेवलपमेंट के लिए या फिर एंड कृषि के लिए, ठीक है? तो ये नाबार्ड बनाए गए हैं। नाबार्ड किसके लिए? लैंड के भूमि के लिए और कृषि के लिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, कृषि औद्योगिक उद्योग का विकास के लिए सिडबी बैंक बनाए गए हैं और हाउस के लिए डेवलपमेंट के लिए एनएचबी बनाए गए हैं। घरों के विकास के लिए एनएचबी बनाए गए हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए यानी आयात निर्यात के लिए एग्जिम बैंक बनाए गए हैं और इंफ्रा डेवलपमेंट यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे औद्योगिक संरचना की बात करें तो संरचना के विकास के लिए नाफविड बनाए गए हैं, ठीक है? तो एक एक करके विस्तार से देखते हैं कि जो नाबार्ड है,
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठे पंचवर्षीय योजना में मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके जो चेयरमैन सॉरी इसकी पूंजी जो है 1000 करोड़ 10,000 करोड़ से अधिक है अभी वर्तमान में, और इसके एमडी साजी के भी हैं। इसको देख लीजिएगा कि अभी वर्तमान में कौन है। पूर्णतः जो है केंद्र सरकार द्वारा ये प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ से स्थापित हुई थी, ठीक है, और आज 10 करोड़ हो गया है। और ये पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, नाबार्ड। इसके बाद सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। 2 अप्रैल 1990 को स्थापना किया गया। इसके एमडी अभी देख लीजिएगा। और भारत में एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एमएसएमई से तात्पर्य है जो कि सूक्ष्म लघु और माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज की जो कंपनियां हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है, लोन प्रदान करता है, ठीक है। सीडीबी में जो है भारत सरकार 20% का शेयर होल्डर है और एसबीआई जो है 15% का है, एलआईसी जो है 13%, नाबार्ड 9% और फिर 40% का अन्य लोग धारण किए हुए हैं। परिभाषा देखें तो एक नई परिभाषा उभर कर सामने आई है कि आपका अगर कंपनी माइक्रो है तो जो पहले था जो निवेश निर्माण था वो 25 लाख तक, ठीक है, और सेवा आपका 10 लाख तक होना चाहिए, निवेश का सेवा, ठीक है। इसके बाद माइक्रो जो नई परिभाषा आई है, पुरानी से आपको ज़्यादा तात्पर्य नहीं है, नई जो है परिभाषा चेंज हो गया है। 1 करोड़ तक आपका आप अगर निवेश किए हैं और 5 करोड़ तक टर्नओवर दिखा रहे हैं तो आपको माइक्रो कंपनी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, और स्मॉल कंपनी के अंतर्गत आपको तब शामिल किया जाएगा जब आप 10 करोड़ का निवेश करते हैं और 50 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त करते हैं। मीडियम की बात करें तो ये 50 करोड़ तक निवेश करते हैं और 250 करोड़ तक का टर्नओवर करते हैं तो आप मीडियम कंपनी के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। इसके बाद मुद्रा बैंक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी जो है, ये मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म होता है और यह सिडबी बैंक का सहायक है। जो सिडबी बैंक अभी हम पढ़े हैं, इसकी सहायक बैंक है जो कि इंडस्ट्रीज के विकास के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना जो है अप्रैल 2015 में की गई है और ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कार्यरत है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यह अपने सदस्य जो हैं वित्तीय संस्था जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, आरआरबीज, लघु वित्त बैंक, एनबीएफसी आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, ठीक है। इसमें 3 हैं, कौन कौन से ऋण, इसमें 3 प्रकार से ऋण दिए जाते हैं। एक शिशु ऋण है जो कि 50,000 रुपए तक की प्रदान की जाती है। एक किशोर ऋण है जो कि 5 लाख रुपए तक प्रदान किए जाते हैं, और एक तरुण ऋण है जो कि 10 लाख रुपए तक। ये सभी मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। ये कई बार एग्जामों में पूछ चुके हैं, ये बीपीएससी में भी पूछे जा चुके हैं कि जो किशोर ऋण है वो कितने तक का है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि शिशु ऋण 50,000 रुपए तक, किशोर ऋण जो है 5 लाख तक और तरुण ऋण 10 लाख तक। इसके बाद एनएचबी की बात करें तो नेशनल हाउसिंग बोर्ड बैंक यानी हाउसिंग के विकास के लिए एनएचबी बनाया गया। इसका गठन 9 जुलाई 1988 को एनएचबी एक्ट 1987 के तहत किया गया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष आप देख लीजिएगा कौन है। और शुरू में यह आरबीआई की सहायक इकाई थी, बाद में 2019 में इसकी संपूर्ण पूंजी भारत सरकार ने ले ली है, ठीक है। एक एग्जिम बैंक है जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, ईएक्स एक्सपोर्ट और आईएम से इंपोर्ट और बैंक है। ये आयात निर्यात के सहयोग के लिए की गई स्थापना इसका है, ठीक है। 1982 में हुआ था और एग्जिम एक्ट 1981 के तहत इसका स्वामित्व जो है पूर्ण रूप से भारत सरकार के अधीन में है। हेडक्वार्टर मुंबई में है और एमडी देख लीजिएगा, ठीक है। नैफिड देखा जाए तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, यानी बैंक किसके लिए नेशनल बैंक बनाया गया, फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अवसंरचना के विकास के लिए। इसकी स्थापना 2021 में नैफबिड एक्ट 2021 के तहत और हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी जो 1 लाख जो पूंजी है इसके साथ स्थापना किया गया था, 1 लाख पूंजी के साथ, ठीक है। और शुरू में यह भारत सरकार के पास 100% शेयर, अब मात्र 26%। यहाँ 1 लाख नहीं होना चाहिए, देख लीजिएगा इसको, 1 करोड़ होना चाहिए, ठीक है, नेफबिड में। इसके बाद देखें तो गैर अनुसूचित बैंक जो है लोकल एरिया बैंक, जिसे एलएबी कहते हैं, लोकल एरिया बैंक, 1996 में प्रदेश जो निजी बैंक के तौर पे इसे किया गया था, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है बचत बढ़ाने में सहायक है ये, और कार्य क्षेत्र इसका 2-3 आसपास के जिलों में ये है। और भारत में कुल 4 एलएबी हैं, कौन कौन, एक कोस्टल एलएबी है जो कि आंध्र प्रदेश में है, एक समृद्धि एलएबी है जो ये भी आंध्र प्रदेश में है,
सुभद्रा एलएवी लोकल एरिया बैंक, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, और कैपिटल एरिया बैंक जो है पंजाब में है। सॉरी, यहाँ पर 1 ही लाख पूंजी है, ठीक है, ये 1 लाख पूंजी, ठीक है। तो जो ये गैर अनुसूचित बैंक तक ही आज हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट के वीडियो में हम आरबीआई और इससे संबंधित आगे के जितने भी पार्ट बचे हुए हैं वो हम समझने का पूरी तरह से विस्तार से प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करें, और अगर नहीं किए हैं तो, अगर किए हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लें, अगर ये भी कर दिए हैं तो फिर दोस्तों के पास शेयर करें, और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, ठीक है। इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 जो है एंड पार्ट 2 इसको देखिए और नोट्स बनाइए, ठीक है, तब जाके ये बेहतर समझ में आएगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। आपका समय शुभ हो।